नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रेमवीर सिंह आपको हिंदी की जो कंपटीशन वाली हिंदी होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने अब तक बहुत सारे टीचरों को पढ़ा होगा, मुझे भी बहुत स्टूडेंटों ने पढ़ा है। जैसे कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूँ अब तक बहुत सारी क्लासों को, लेकिन अब परिस्थिति ये आ गई है क्योंकि बच्चे ऑफलाइन जा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैं अब ऑनलाइन पढ़ाने आ रहा हूँ। अब आने वाले समय बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं आपकी, यूपीएसआई है, कांस्टेबल हैं, और जैसे कि राजस्थान पुलिस है आपकी, और आपकी दिल्ली पुलिस भी है। मैं आपको जो हिंदी पढ़ाऊंगा उसमें आपको 100 से 95 यानी 100% में से आपको 95 जो परसेंट होगा वो कवर कराऊंगा कंप्लीट रूप से। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको किसी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। और जैसे कि आने वाले समय में एक नई भर्ती आ रही है आपकी यूपीएसआई। यूपीएसआई में आपके हिंदी के 40 क्वेश्चन हैं आपके, और आपकी 40 नंबर की वो जीएस है, और 40 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, और 40 ही क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हैं। हमें क्या है कि उन चीजों को पकड़ना है जो हमें पूरे में से पूरे नंबर दिला सकती है। जैसे कि अगर हम जीएस को पूरी को पढ़ते हैं तो हमें 40 में से 40 लाना बहुत कठिन है, 40 में से 35 लाना भी बहुत कठिन है हमारे लिए। रीजनिंग को पढ़ते हैं तो रीजनिंग कहीं ना कहीं हमें कवर करती है, 40 में से आपका 30-35 तक ले जाने वाली है आराम से। अब आती है हिंदी की बात। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है आपके सामने जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है। बस करना क्या है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब तक हम आपसे जैसे कि गणित में आप 100 में से 100% मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हिंदी में आपको केवल 40% ही मेहनत करनी होगी। वो भी 40% कौन सी वाली? केवल मेरे साथ वाली, केवल मुझे पढ़ें आप। एक बार अगर मुझे पढ़ लेंगे आप तो आपकी सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ, और देखिए अब तक मैंने जितने भी बैच पढ़ाए हैं आप सब लोगों को वो सब ऑफलाइन पढ़ाए हुए हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आपकी आवश्यकता अनुसार, और कुछ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं उन्होंने बताया कि सर हम पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी जॉब भी लग गई है तो वो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया मुझे कि सर आप ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन आइए, जिससे कि हमारी जो परेशानियां हैं वो सॉल्व हो जाएं। इसीलिए मुझे आप लोगों की और उन लोगों की परेशानियों को समाप्त करने के लिए ऑनलाइन आना पड़ा है। जैसे कि अब हम हिंदी की बात करें, हिंदी के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यूट्यूबर पढ़ाते हैं। तो हमारा टारगेट उन सब चीज़ों को पढ़ाना नहीं होगा जो बेकार में चलती रहती हैं। हमारा टारगेट होगा केवल वही, जैसे कि उसे ही हम पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आने वाला है, ये जान लीजिए। मीन्स मेरा जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं मिले। अब किसी भी कंपटीशन के जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक, जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक के जितने भी हैं, उन सब में से आप जितने भी अनसोल्ड हैं, जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं, सबको उठा लीजिए। अब मेरे टॉपिक को एक बार क्लियर करने के बाद में आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ऐसा लगे कि मैंने पढ़ा नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप मुझे केवल एक बार पढ़ के देखें। जो मुझे जानते हैं उन्हें तो आवश्यकता ही नहीं है मुझे जानने की, और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो मुझे जान लें। मुझे जैसे ही आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने हिंदी कहीं पढ़ी है, और हम उन चीज़ों से लेकर चलेंगे जहाँ से हिंदी की शुरुआत हुई है। हिंदी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के जो टॉप लेवल का कॉन्टेस्ट है वहाँ तक जाएंगे, और हर चीज़ को इतने सरल तरीके से चलाएंगे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हम कब हमारी हिंदी के 40 में से और 38 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये जान लीजिए। और यूपीएसआई की बात करें हम तो यूपीएसआई में हिंदी के तकरीबन 14-15 कंटेंट दिए हुए हैं आपके। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर आपकी भाषा दे रखी है, नंबर 2 पर आपकी वर्णमाला है, और नंबर 3 की बात करें तो आपका शब्द भंडार है।
अगर हम शब्द की बात करें तो शब्द में एक शब्द नहीं होगा, शब्द के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उन सबको हम इसी में पढ़ाएंगे। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो आपका, इसमें संज्ञा को हटा दिया गया है। यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसमें संज्ञा को हटा दिया, लेकिन हम संज्ञा को भी पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि और कई सारे एग्जाम हैं इसमें संज्ञा आती है। तो यहाँ पर हम आपको संज्ञा से अव्यय तक जितने भी टॉपिक हैं उन सबको क्लियर कराएंगे। अब हर टॉपिक से 2, 3, 4 क्वेश्चन आना अनिवार्य है, ये जान लीजिए। और मैं हर वीडियोस में आपके 2 से 3 नंबर कवर करने वाला हूँ एकदम, ये जान लीजिए। मेरी एक वीडियो आप देखेंगे उसके बाद समझ लीजिए आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ये जान लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आ जाते हैं, अगले नंबर पर चलते हैं। तो रस है, कुछ छंद हैं और अलंकार हैं आपके, इनके बारे में बारी बारी से जानेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख लें। अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो जहाँ तक इन टॉपिकों की बात करें तो ये टॉपिक एकदम सही और सीधे हैं, इनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। हाँ, अब उसके बाद आपकी एक संधि आती है। नंबर 6 पर आपके समास आते हैं। जितनी भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम एक एक करके बारी बारी से क्लियर करते चले जाएंगे। उसके बाद आपका हिंदी का साहित्य आता है। और हिंदी के साहित्य को पढ़ने के बाद में फिर हम कुछ विविध जानकारी लेंगे कि हिंदी में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें हिंदी के बिल्कुल बेसिक चीज़ों की, तो आपने पढ़ा होगा हर चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे पढ़ रहे हैं, इसमें 2 ही चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ है मीडिएटर जो हमें एक दूसरे को समझने की का माध्यम बन रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं जिस बात से आपसे बातें कर रहा हूँ आप तक मेरी बातें पहुँच रही हैं, और आप तक तुम्हारी बातें ही मेरे पास पहुँचेंगी। इसके लिए आपको जितनी भी क्वेरी होंगी उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जब अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसका एक माध्यम होता है। क्या होता है उसका? एक माध्यम होता है, और माध्यम के द्वारा ही वह अपनी बातों को बता पाता है। तो वो माध्यम होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। अगर भाषा हमारे पास है तो समझ लीजिए हम हर प्रत्येक व्यक्ति को इन चीज़ों को सिखा सकते हैं और उसकी बातों को समझ सकते हैं और आगे बढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए, अगर भाषा की बात करें तो भाषा की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा जाने हम। देखिए, अगर हम आदिकाल की बात करें तो व्यक्ति भाषा के बारे में कुछ नहीं जानता था, है ना। हम लोग भी नहीं जानते थे, हमारे पूर्वज काफ़ी समय पहले की बात है तो नहीं जानते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी तो उस समय लोग नहीं जानते थे कौन सी भाषा थी। लेकिन सुना गया है कि जब भारत में विदेशी आगमन हुआ था तो बताया गया था कि इराक और ईरान से, जैसे कहते हैं मध्य एशिया से कुछ लोग आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से कुछ लोग आए थे। तो उनका जो आगमन हुआ था वो हुआ था सिंधु नदी से। ठीक है, सिंधु नदी से हुआ था। तो बताया जाता है कि सिंधु के अरब के लोग जब भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को जाना। और यहाँ उनका क्या था कि वो स को क्या बोलते हैं? ह की संज्ञा देते हैं। स को ह की संज्ञा देते हैं। तो उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा। तो उनका मतलब था हम भारत में आए हैं तो इसका नाम क्या है? हिंदू है। हिंदू कहा, और यहाँ के लोगों को उन्होंने हिंदुस्तानी कहा। और यहाँ के बोलने वाले लोगों की जो लैंग्वेज थी उनको उन्होंने क्या कहा? हिंदी। इस तरह से हमारे देश में जो हिंदी भाषा है उसका आगमन हो गया। हम लोग जान रहे थे इस चीज़ को कि ये आई कहाँ से, कैसे आया था। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो भाषा हिंदी भाषा है वो
किस भाषा का शब्द है, पहली बात तो ये भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे किन के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। तो ये मध्य एशिया के लोग थे, जिन्हें हम ईरानी भी कह सकते हैं, इराकी भी कह सकते हैं, और उनका नाम था एक, जिन्हें हम जानते हैं सिंधु नदी से इनका आगमन हुआ था, वो लोग थे आर्य। आज के समय में आर्य समाज के बहुत सारे आपने स्कूल्स कॉलेज देखे होंगे। तो आर्य का एक अर्थ और भी होता है, उन्होंने अपने नाम से दिया था, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। एक बार कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। इसे अंडरलाइन कर लें अपने मस्तिष्क में और जान लें कि जो आर्य है उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। पूछा जाता है, इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं अब हमारे, जान लीजिए कि हमें हिंदी भाषा है वो किसने दी? मध्य एशिया के लोग थे, देने वाले थे आर्य। क्या नाम दिया? हिंदी। और भाषा कौन सी है, किस भाषा का शब्द है ये? तो ये भाषा है फारसी। ये हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन पिछले सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है। तो 4 ऑप्शन थे आपके वहां पर, हिंदी का शब्द है, अरबी शब्द है, तुर्की शब्द है, फारसी शब्द है। तो उसका ऑप्शन था फारसी शब्द, क्योंकि जो मध्य एशिया, ईरान, इराक के लोग, जो आर्य लोग थे, वो आपके फारसी भाषा बोलते थे, इसलिए फारसी शब्द है ये। जहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा हिंदी भाषा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। एक सीधा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो स्टूडेंट हिंदी पढ़ रहे हैं पहले से वो जानते होंगे उसे एकदम क्लियर तरीके से, और सबसे कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। हिंदी भाषा के बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा और इधर आते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? क्वेश्चन आपका समझ में आ चुका होगा मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको प्रश्न पूछा है कि हिंदी जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की छोटी इकाई होती है क्या? वर्ण। पढ़ा होगा आपने अब तक, ये सब लोग जानते भी होंगे। जिन्होंने मुझे पढ़ लिया वो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो सीख लें। आज हम आपको बहुत सी चीजों का विखंडन करके दिखाएंगे। अब तक आपने उन चीजों को पढ़ा है लेकिन जाना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए, वर्ण, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। लेकिन कहीं कहीं लोग बताते हैं नहीं, ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज, साउंड कह सकते हैं हम जिसे। क्या कह सकते हैं? साउंड। अब देखिए, ध्वनि, ध्वनि क्या होती है कि ध्वनि को हम बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं, ये जान लीजिए। क्या करते हैं? ध्वनि को हम केवल बोल सकते हैं। आवाज बोली जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती है। अगर कोई चीज लिखी नहीं जा सकती है तो वो भाषा नहीं बनेगी। मानते हैं मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा भी होती है, लेकिन उससे पहले वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण। और हाँ, ये भी आंसर है। अगर उसमें क्वेश्चन है वो बदला जाता है। अगर उसमें पूछा जाता है कि भाषा की लघुत्तम से लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो आपका जो आंसर होगा वो ध्वनि होगा। क्योंकि ध्वनि होती है, वो क्या होती हैं, जो वर्ण होते हैं वो ध्वनि का क्या है? लिखित रूप है। जो वर्ण है वो ध्वनि के क्या है? लिखित रूप है। एकदम सिंपल तरीका है आपके लिए। और थोड़ा सा ठीक है, देखिए देखिए, भाषा की बात करें तो भाषा मैंने आपको
एक वर्ण छोटा सा दिया था अभी, वर्ण, इससे भी पहले और इसके बाद में कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम अप डाउन करते रहते हैं और जानना भी आवश्यक है हमारे लिए। अब देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। देखिए, वर्ड तो आपने थोड़ा सा जाना है, पहचाना है वो शब्द वर्ण। वर्ण से पहले हमने एक चीज पढ़ेंगे आज, नंबर 1 पे पढ़ेंगे ध्वनि क्या होती है, नंबर 2 पे पढ़ेंगे आपका अक्षर क्या होता है, नंबर 3 पे पढ़ेंगे आप वर्ण क्या होता है, और नंबर 4 पर पढ़ेंगे आप शब्द क्या होता है। कुछ लोग बताते हैं सिंपल यही है, कुछ नहीं, वर्ण ही अक्षर होता है, अक्षर ही ध्वनि होते हैं, सब चीजें एक ही होती है ना, सब में अपना अपना एक अलग अलग अंतर है। अगर ये सब चीजें एक जैसी ही होती तो इनको अलग अलग नाम से नहीं जाना जाता बिल्कुल भी। देखिए, मैं आपको बिल्कुल डिफाइन करके बताता हूँ कि ये अलग अलग चीजें कैसे हैं। आपको आज के बाद में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी नहीं रहेगी कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है। अगर किसी वर्ड को तोड़ना भी होगा या किसी शब्द को तोड़ना होगा तो आप 1 मिनट में तोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए, ध्वनि, ध्वनि का सबसे पहले ही बता चुका हूं आपको, इंग्लिश में इसे साउंड कहते हैं और हिंदी में जिसका अर्थ होता है आवाज। मैं पहले ही बता चुका हूं, जब किसी चीज की आवाज, ध्वनि, साउंड, जैसे आपने देखा हो किसी चीज को बजाते हैं तो वहां पर भी ध्वनि लिखती है, ध्वनि निकलती है, लेकिन उसे हम लिख नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। तो ध्वनि का मतलब क्या होता है कि आवाज, आवाज को हम लिख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे तो उसका प्रतिरूप किसी को दर्शा नहीं पाएंगे। नंबर 2, अक्षर। माने होता है, माने होता है नहीं, अक्षर माने होता है क्षरण होना। क्षरण होने का मतलब होता है कि उसमें कमी आ जाना या उसका नष्ट हो जाना। देखिए, यहां पर क्या होगा कि अक्षर मीन्स जिसका क्षरण ना हो, जिसका नाश नहीं किया जा सकता, चाहकर भी उसे हम खत्म ना कर पाए, वो होता है अक्षर। जैसे कि थोड़ी छोटी सी चीज को पढ़ेंगे आप, यहां पर किसी ने बोला आपको क, इसे तोड़ सकते हैं? क्या है? का अक्षर है, वर्ण है, ध्वनि है, शब्द है, क्या है? ऑप्शन आ जाता है क। क्या है? 1 2 3, 4 ऑप्शन दे दिए, आप सीधे टिक करेंगे। आपको ध्वनि भी लग रही है, क बोली जा रही है, अक्षर भी लग रहा है, वर्ण भी लग रहा है और शब्द नहीं है, ये तो साफ है हमारे पास। तो देखिए, अब हम बिल्कुल क्लियरली जान लेंगे आज। अब आने वाले समय में इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको अब यहाँ पर कोई भी क्वेरी नहीं आएगी। समझ लीजिए, यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो साफ हो रहा है आज। देखिए, अक्षर का मीन्स होता है जिसका नाश न किया जा सके, क को इंग्लिश में बोलते हैं के ए। इसका मतलब क्या है कि क के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, यानी क प्लस अ, ये लगा दिया हलंत। हलंत का मतलब समझते हैं आप? हलंत का मतलब होता है, ये वर्ण क्या है, ये जो हमने जो लिख दिया है ध्वनि, वो क्या है, पूर्ण नहीं है। इसको अ मिलने से क्या हो रही है, ये एकदम पूर्ण हो रही है, तो इसका मतलब इसे तोड़ा गया है, यानी क टूट रहा है, नाश हो रहा है इसका, तो साफ है एक क अक्षर तो होगा नहीं। और ध्वनि में पहले ही बता चुका हूं, ध्वनियां वे होती हैं जिनको आवाज होती है, और क को तो लिखा गया है, फाइनली लिखा गया है, तो ये ध्वनि भी नहीं होगा। अब आती बात शब्द की। शब्द को आपने देखा होगा, तो शब्द तो बड़ा होता है, कई वर्डों के मेल से बनता है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, तो ये भी नहीं है। पहला लिखेंगे वर्ण, क्या है? क एक वर्ण है, तभी भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया इसे। हर वर्ड को हम लिखकर ही एक नई भाषा की उत्पत्ति कर सकते हैं और उस भाषा के बारे में जान सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपकी में का क्या है? तो अक्षर होता है वो क्या होता है, उसका कभी क्षरण नहीं होता है। क हो, ख हो,
ग हो, जिसके नीचे हलंत लगा हो समझ लीजिए वो अक्षर है आपका। और आगे हम जैसे ही देखते हैं वर्ण, तो वर्ण तो जितने भी क ख ग घ जितने भी आते हैं वो सब क्या हैं, वर्ण हैं। और ध्वनियों की बात करें तो छोटा बड़ा छोटी बड़ी, क्योंकि इनको परिवर्तित कर सकते हैं हम चलते चलते। देखिए क ख ग घ जितने भी ये सब वर्ण होते हैं, शब्द, शब्द को मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। कमल, शब्द की एक परिभाषा को जाने। देखिए जहां तक शब्द तक हम आ चुके हैं, शब्द भी एकदम साफ है, तो अभी हम इतना ज्यादा तो अंदर जाएंगे नहीं, पहले उन चीजों को, बेसिक चीजों को क्लियर करेंगे जहां से शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हिंदी की जो शुरुआत हुई है। जैसे कि हमने संस्कृत को पढ़ते हैं कभी कभी हम, तो संस्कृत में सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र को पढ़ना पड़ता है, इसे महर्षि पाणिनि ने दिया था। अगर हम संस्कृत वर्णमाला की बात करें, संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो संस्कृत वर्णमाला को व्याख्यान करने वाले और व्याकरणबद्ध करने वाले हैं महर्षि पाणिनि। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पहले इस नाम को जान चुके होंगे, नहीं जाने तो जान लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, महत्वपूर्ण नाम है। इसने हम लोगों को व्याकरण के साथ कुछ देने की जिज्ञासा उत्पन्न की, माने वो चीजें दी जिसे आज हम हिंदी का भी अर्थ कर लेते हैं और संस्कृत का भी अर्थ कर लेते हैं, वो यही है। इन्होंने एक सूत्र दिया था, माहेश्वर सूत्र। संस्कृत में माहेश्वर सूत्र दिया था महर्षि पाणिनि ने, जिसमें कितने सूत्र होते हैं, 14 सूत्र होते हैं। और 14 सूत्रों के अंतर्गत इन्होंने उन सभी चीजों को अंदर ले लिया जिनसे अब तक कोई बाहर नहीं जा पाया। कह सकते हैं कि इन 14 सूत्रों के अंदर पूरी हिंदी और पूरी संस्कृत की जो व्याकरण है वो फिक्स है। अब यहां से कोई चीज बाहर जाने वाली बिल्कुल नहीं है। तो हम संस्कृत में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है आपका हिंदी। पानी तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो हिंदी की हम जब शुरुआत करने जाते हैं तो आपने सुना होगा सबसे पहले जब छोटा बच्चा छोटी सी क्लास में जाता है, 1 में 2 में किसी में भी, जब LKG या UKG में एंट्री देते हैं उसे, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। जैसे कि आपने देखा होगा इन सब चीजों को हमने पढ़ा तो बहुत पहले है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम इन्हें जान नहीं पाए अभी तक। पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है, हम पढ़ लीजिए, पढ़ लिए, हम सब पे बोल दिया जाता है, आप जानते हो, हाँ जानते हैं, तो सबने बोल भी देते हैं कि सब कुछ जीत बोलने के बाद में। लेकिन अब हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, अब इसको बहुत ही अंदर से पढ़ेंगे, यानी हर चीज को जानेंगे, हर पॉइंट को जानेंगे कि होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि अब हिंदी का जो मेन टॉपिक है, पहला वाला जो मैंने आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिलेबस लिखाया था हिंदी का, जो UPSI है, जितने भी कांस्टेबल है या सुपर टेट है या UP टेट है या CTET है, उन सब में काम आने वाली हिंदी है ये। तो वर्णमाला तो हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को पढ़नी पड़ेगी। जब तक वर्णमाला नहीं पढ़ेगा तब तक उसका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। ये हमको सीधा सीधा 4 से 5 नंबर देने वाली है। और अब मैं शुरुआत करता हूँ आपके लिए उन 4 से 5 नंबरों की, जो हमें एकदम समझ लीजिए फ्री में मिलने वाले हैं। आपको बिल्कुल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। आप मुझे आए और मुझे केवल पढ़ें, केवल आपको लगे कि मुझे प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो एक्सरसाइज बुक उठाइए, मैंने जो टॉपिक कराया है उसके सभी क्वेश्चंस को लीजिए, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको अलग से मिल रहा होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक की जो शुरुआत है वो हम हिंदी में करने वाले हैं, वो होती है
वर्ड माला, ठीक है ना। हम वर्ड माला पढ़ेंगे जिसमें हम हर चीज को जानेंगे कि कौन सी चीज कहाँ से उच्चारित होती है, किसका क्या अर्थ होता है, किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि अब हमें जैसे कि बहुत सी चीजें होती हैं, हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन उसे बारीकी से कभी नहीं जान पाते हैं। अब हम जानेंगे उसे बारीकी से कि ये है क्या। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो वर्डमाला होगा, उसे हम आपको बेसिक से सिखाएंगे एकदम तरीके से। देखिए अब तक मैंने जो आपको बताए हैं उनमें आपके हिंदी भाषा की कुछ चीजें बताई थी मैंने आपको, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। और आपकी मैंने जो वर्ड, ध्वनि, अक्षर और शब्द के बारे में थोड़ा बताया है, उससे भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन इसको हम आपको पूर्ण तरीके से जब जानेंगे, जब हम उसे क्लियर करेंगे। देखिए हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वर्डमाला। जैसा कि मैंने आपको बताया और समझाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और लगता है आपको कि मैं आपको कुछ देने वाला हूँ, आपकी क्वेरियों को ख़त्म करने वाला हूँ, उसके लिए तो आप मुझे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कुछ कमेंट्स भी करें जहाँ पर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर ये क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं, तो उसे भी मैं आपको सॉर्ट आउट करूँगा। मुझे आज पढ़ने के लिए धन्यवाद।